अच्छा जी, ये हमारे पास जो पेपर है ये अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर है। अच्छा, अब इस पेपर में यार प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर केस स्टडी नहीं है, आपके पास डेटा रिस्पॉन्स जो है ना पूरा फारिग खाली है। लेकिन फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस बता देता हूँ, मेरी नॉलेज के हिसाब से क्या इसका आंसर हो सकता है। तो अभी केस स्टडी तो नहीं है खैर, लेकिन मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको गाइड कर देता हूँ। पार्ट ए का वन बोलता है आइडेंटिफाई टू इकोनॉमिक पॉलिसीज द यूरोपियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस दैट शुड इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। शायद यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं तो जितनी भी हमारे पास सप्लाई साइड पॉलिसीज रिलेटेड अगर बात हो रही हो, या फिर अगर वो ऐसे बात कर रहा हो कि आपके पास टैक्सेस कम हो रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर वो ऐसे बात कर रहा हो कि आपके पास इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, सब्सिडीज मिल रही हैं, तो ये इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। एक्सप्लेन हाउ दीज पॉलिसीज शुड इंक्रीज यूरोगोज इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं इसी के साथ फर्दर लिंक करके चल रहा हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, आपकी सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, आपके पास फास्ट मशीन होगी, आपके पास अपडेटेड मशीन होगी, आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट आ रही होगी। अगर मैं टैक्सेस की बात करूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि पॉसिबल आंसर है टैक्सेस कम हो रहे हो, तो टैक्सेस कम होंगे तो लोगों की स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, लोगों की स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो हमारे पास मल्टीप्लायर इफेक्ट आना स्टार्ट होगा, लोग जो है खर्चा कर रहे होंगे, हमारा रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा होगा। सब्सिडी की आप बात कर सकते हैं, आप इससे इन्वेस्टमेंट आएगी, न्यू एंटरप्रेन्योर्स न्यू इंडस्ट्रीज हमारे पास सेट हो रही होंगी। तो मैं सिर्फ एक पॉसिबल आंसर बता रहा हूँ, ये प्रॉपर आंसर नहीं है, क्या पता मार्क्स में डिफरेंट लिखा हुआ हो। The information states that in Uruguay there is a national minimum wage. Use a diagram, discuss the likely effect of the introduction of national minimum wage for labor. अच्छा बेटा, ये वही वाली कहानी है जो हम लोगों ने आपको उसमें बताया था, लेबर मार्केट वाले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था कि हमारे पास वेजेस जो हैं वो मिनिमम चल रही होती, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं। इधर आ गई आपके पास वेज, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी ऑफ लेबर, यहाँ पे आ गया आपका एवरेज प्रोडक्ट, यहाँ पे आपका आ गया मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, और ये आपके पास आ गई एमआरपी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। अच्छा, एम सी इक्वल्स टू एमआरपी पे हम लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे इतना लेबर चल रहा होता है और हर बंदे की वेज ये होती है ना। तो आप ये इंडिकेशन दे सकते हैं, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने आपकी मिनिमम वेज यहाँ पे सेट कर दी है, और मिनिमम वेज अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेट कर दी है, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि मिनिमम वेज अबव द इक्विलिब्रियम हमारे पास लग रही होगी, उससे मार्केट में अपने पास सरप्लस ऑफ वर्कर्स आ रहे होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर तो इतना विलिंग नहीं होगा इसको इंक्रीज करने के लिए, लेकिन ओवरऑल ये इफेक्ट आ रहा हो। यूजिंग फिगर 1.1 एंड 1.4, ये तो हमारे पास कंप्लीटली ब्लैंक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो बेटा ये पॉसिबल आंसर्स थे, चेंजेस इसके अंदर हो सकती है क्योंकि हमारे पास केस गिवन नहीं है, तो हो सकता है कि आंसर डिफरेंट हो। तो जरा सा इसको देख लीजिएगा। सेक्शन बी के ऊपर आइएगा। सेक्शन बी के अंदर पहले बेटा 25 मार्क वाले क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, ताकि जो हमारा मेन फोकस है वो पूरा हो सके, सही है, 25 मार्क्स। पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, द वेजेस ऑफ द चीफ executive officer CEO of the six largest banks in the United States US were reported to be between 250 to 360 times then the average wage of the workers in those banks. The six CEOs were all male. अब यहाँ पे देखो आपके पास दो तीन इंडिकेशंस दी हुई हैं वेज डिफरेंशियल्स की। पहली, कि हमारे पास 250 से 350 गुना ज्यादा वो लोग पैसे कमा रहे हैं। दूसरा, ये सारे के सारे क्या हैं, मेल हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और ये सारे के सारे क्या हैं, सीईओज हैं। तो सीईओज का मतलब इनको ज्यादा एजुकेशन, ज्यादा पैसा और ये सब चीजें ज्यादा जो स्किल्स वगैरह हैं वो चाहिए होती हैं। Discuss the extent to which economic theory can account for these variations in wages. तो यहाँ पे आए, जरा क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये पूरा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, वेजेस यानी कि लेबर मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है। और ये इसके आगे मार्क्स कितने लिखे हुए, 25, यानी कि आपको यहाँ पे पूरा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, और परफेक्ट कंपटीशन, और ये सारी चीजों को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो आप डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर से इसको लिंक करेंगे।
डिमांड और सप्लाई होती क्या है कि हमारे पास डिमांड में एमआरपी बन रहा होता है, सप्लाई में हमारे पास नॉर्मल सप्लाई ऑफ वर्कर हमारे पास चल रही होती है। ठीक है, आपने इलास्टिसिटीज के साथ लिंक किया। ये पूरा समझ लो कि आप चैप्टर की समरी लिख रहे हो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो आपके पास नोट्स में है, डिमांड एंड सप्लाई जो आपके पास नोट्स के अंदर गिवन है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने फिर इसको लिंक करना स्टार्ट किया है, फर्दर इलास्टिसिटी से आप आगे बढ़े, आप गए परफेक्ट और इम्परफेक्ट के ऊपर, परफेक्ट प्लस इम्परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे उसने ट्रेड यूनियन की एज सच बात नहीं की है, आपने उसने यहाँ पे सॉरी ट्रेड यूनियन की एज सच बात नहीं की है। तो जब आपको उसने ट्रेड यूनियन की एज सच बात नहीं की, तो आपको इतना उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो बात कर रहा है कि यार एक बंदा ज्यादा पैसे कमा रहा है, एक कम कमा रहा है, बताओ क्यों। समझे, यहाँ पे ट्रेड यूनियन का जिक्र ऐसा सच नहीं हो रहा। आप बायलैटरल मोनोपोली बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उसको इतना डिटेल में नहीं बताएंगे यार गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगा दी, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज कम कर दी। ये बातें आपने नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आपने बताया, आपने एमआरपी के साथ उसको लिंक किया, आपने उसकी डायग्राम बना दी, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। इम्परफेक्ट के अंदर आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और उसकी आपने डायग्राम बना दिया, आपने बता दिया कि मिनिमम, जैसे मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाई थी ये वाली, कि आप मिनिमम इस वेज लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सही है, फिर आप जाएंगे फर्दर आगे, आपने उसको पूरा केसेस बता दिए, फिर आप जाएंगे वेज डिफरेंशियल्स की तरफ। क्योंकि जो तीन बातें उसने आपको आइडेंटिफाई की थी वो क्या थी, मेल हैं और सीईओज हैं, और 250 से लेके 360 गुना ये लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो उसके बारे में बताने के क्यों, एजुकेशन ज्यादा होती है, रिस्क होता है, एक्सपर्टीज होती है, एक्सपीरियंस होता है। मेल है तो क्या पता उस के क्या पता फीमेल अवेलेबल ना हो सीईओ बनने के लिए, क्या पता फीमेल दूसरी इंडस्ट्रीज में सीईओज हो यहाँ पे अवेलेबल ना हो, या हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऐसा हो कि मेल उसको और बेहतर तरीके से समझे एज कम्पेयर टू वुमेन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, तो स्पोर्ट्स के अंदर फीमेल इतनी ज्यादा नहीं होती, मेल ज्यादा होते हैं, तो मेल को हम लोगों ने सीईओ बना दिया। इस तरीके से आप बात करो। एंड में आए कंक्लूजन। कंक्लूजन की जब आप बात करेंगे, कंक्लूजन के अंदर आप बोलेंगे कि यार देखें बात सारी ये है कि हमारे यहाँ पे सीईओ जो काम कर रहे हैं इनके लिए काफी ज्यादा मेहनत चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे ट्रांसफर अर्निंग और इकोनॉमिक रेंट का। हम लोग फर्दर यहाँ पे वेज डिफरेंशियल्स को एक्सप्लेन करेंगे और फर्दर वेज डिफरेंशियल के बारे में बातें लिख रहे होंगे। और फर्दर हम लोग जो है फिर इलास्टिसिटी के साथ फर्दर लिंक करेंगे, बोलेंगे कि यार देखें ये तो जरूरी है ना, अगर मैं एक सीईओ को एक चपरासी जितनी सैलरी दूंगा तो वो सीईओ किस काम का, किसी काम का नहीं है। तो ये चीजें बेटा सारी आपने उसको एक्सप्लेन करनी होंगी, कोई मसले वाली बात है इसके अंदर, समझ गए। परफेक्ट इम्परफेक्ट और डायग्राम एक्सप्लेन कर देंगे जी। लेकिन वो नहीं करना कि आप मिनिमम वेज और ये सारी चीजें बता रहे हैं, मिनिमम वेज वगैरह के बारे में आपने बात नहीं करना है, सही है। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 मार्क वाला आ रहा है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। 6 कहता है, investment by multinational corporations in a developing country always promote sustainable economic growth in that country। क्या रिपीट करूं, क्या रिपीट करूं भाई। परफेक्ट इम्परफेक्ट की डायग्राम, परफेक्ट और डायग्राम एक्सप्लेन कर। बेटा वो तो आपको देखो ना, आपने जो नोट्स के अंदर ये वाली तो इम्परफेक्ट की आ गई, ये डायग्राम तो इम्परफेक्ट की आ गई, ठीक है। आपने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया, आपने सही है यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया परफेक्ट वाला। अब इम्परफेक्ट के अंदर उसको बताओ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके पास कौन सा होता है, उसके बारे में बताएं, तो उसको लिंक करें आप। सही है, ये चीजें आपने करनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है भाई,
क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि यार इन्वेस्टमेंट by multinational corporations in a developing country always promote sustainable economic growth in that country. Discuss. ठीक है, बोलता है कि जब आपके पास एमएनसीज आ रही होती हैं तो उससे डेवलपिंग कंट्री के अंदर हमेशा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। तो पहले तो आप डिफाइन करो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की इटसेल्फ में काफी वास्ट डेफिनेशन है। यहाँ पे हम लोग तीन चार चीजों को टारगेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले कि आप रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, रिसोर्सेस यूज्ड प्रॉपरली, यानी कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो चीज का मसला ना क्रिएट हो जाए। अच्छा, उसके बाद इन्वायरमेंट को सेफ रखें, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वायरमेंट को सेफ रखें। उसके बाद इस तरीके से आपके पास ग्रोथ हो, इस तरीके से आपके पास एक्सपेंशन हो रही हो कि आपकी प्राइस इंक्रीज ना हो, इस तरीके से ग्रोथ हो। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़े लेकिन प्राइस पे कोई इंपैक्ट ना है। ठीक है, तो आपने इसको तकरीबन आधे पेज में प्रॉपर तरीके से इसको पूरा एक्सप्लेन किया। सही है। अब क्वेश्चन बोलता था कि यार ये हमेशा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ आता है एमएनसी के थ्रू, तो एमएनसी को एक्सप्लेन करें कि एमएनसी क्या होती है, इसके दो तीन एडवांटेज दो तीन डिसएडवांटेज बताएं। अब आप लोग जाएंगे कि एमएनसी के एडवांटेजेस क्या हैं जो आप लोग ओ लेवल्स के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हुए आए हो। सबसे पहले एडवांटेज प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस पॉइंट क्या है कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है। तो जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगा तो बेटा उससे आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट का। क्या मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट का भाई? आपके पास जाहिर सी बात अगर केएफसी यहाँ पे दुकान खोल रहा है तो वहां पे आपको लेबर लगेगा, आपको लैंड लगेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये पूरा मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना भाई, पूरा एक्सप्लेन करो। ठीक है, उसके बाद आप उसको बताएंगे कि यार आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक है, आपके पास मुल्क में टेक्नोलॉजी आ रही होगी, उससे आपकी सप्लाई बढ़ेगी, उसको बनाओ। अच्छा, यहाँ पे भी डायग्राम आएगी, यहाँ पे कौन सी डायग्राम आएगी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने वाली। और यहाँ पे कौन सी डायग्राम आएगी, यहाँ पे आपकी डायग्राम आ जाएगी सप्लाई साइड बना दो कि आपके पास सप्लाई एलआरएएस जो है वो बढ़ रही है, एलआरएएस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप बता दें। उसके बाद आप फर्दर डिटेल में क्या जा सकते हैं, आप बोलेंगे टैक्स रेवेन्यू आ रहा है। जब आपके पास टैक्स रेवेन्यू आ रहा है तो आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, उसको फर्दर लिंक करो, गवर्नमेंट के पास और स्पेंडिंग करने का पैसा आएगा, गवर्नमेंट ऑटोनमस एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा। ये बातें बात करें, उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, हाउ एवर, हाउ एवर, अच्छा आप इसके ना बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह भी लिंक कर सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके पास पॉजिटिव में जाएगा तो मैं लिख देता हूँ, आपका बीओपी पॉजिटिव में जाएगा, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। हाउ एवर नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है, पोल्यूशन यानी कि सोशल हैजर्ड, इकोनॉमिक जो हमारे पास पोल्यूशन, विंड एयर पोल्यूशन हो गई, नॉइस पोल्यूशन हो गई, ये सारी चीजें आपके पास इंक्रीज होंगी, जिसको हम लोग लिंक करेंगे एक्सटर्नल कॉस्ट के साथ। ठीक है, फर्दर आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे बोलेंगे कि यार हमारे पास जो है वो अगर एमएनसीज आ रही हैं वो हमारी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप उसकी बात करेंगे कि हमारी रिसोर्सेज को वो लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एमएनसीज का और क्या ड्रॉबैक है, भाई जितना भी पैसा वो कमाती है वो तो वापस से अपनी होम कंट्री पे सेंड करेगी ना। होम कंट्री विल रिसीव ऑल इनकम ऑफ एमएनसी, जितनी भी इनकम है एमएनसी की वो सब तो होम कंट्री जाएगी, यानी कि यूएस जा रही होगी। अच्छा, फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि यार अगर मेरा एग्रीगेट डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ता रहा तो उससे किस चीज का डर है, इन्फ्लेशन का। उससे किस चीज का डर है, हाइपर इन्फ्लेशन का, यानी कि आप अपने पीपीसी के पोटेंशियल पे जाके बैठ जाओगे। ये आपकी हो गई पूरी बॉडी, पूरा आपका कंटेंट हो गया। अब उसने बोला कि यार ये हमेशा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को वो करता है, प्रमोट करता है, डिस्कस करें। आप कंक्लूजन में, मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं बोलूंगा नो, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी बट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आएगी। सही है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है तो कंटिन्यूअसली हर एक चीज से आपके पास एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ेगा ना। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो क्वेश्चन है कि क्या मेरी रिसोर्सेज भी उस हिसाब से बढ़ रही, लेकिन क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज फिक्स होती हैं एलआरएएस के अंदर, तो भाई कभी ना कभी तो वो हाइपर पे जाएगा ना, तो मेरे मुल्क की ऐसी तैसी कर देगा। ये बात आप उसको बताएं। आप उसको बताएं कि भाई हमारे पास जो है क्या कहते हैं, करेंसी, जब हमारे पास एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी
जब हमारे पास एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, हमारी प्राइसेस महंगी हो जाएंगी, हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो गिरना कम हो जाएंगे। सो एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ना कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, ये बात बताएं उसको। ठीक है, ड्रॉबैक्स के ऊपर जाए। जब आप अगेंस्ट में जाते हो तो ड्रॉबैक्स के ऊपर जाओ, जब फेवर में जाओगे तब बेनिफिट्स के ऊपर जाना। पावर ऑफ एमएनसी टू अल्टर पॉलिटिकल डिसीजन, बहुत अच्छा पॉइंट अहमद ने दिया कि भाई एमएनसी के पास पावर होती है। अब कल को मैकडोनल्ड्स की जितनी ब्रांचेस हैं सब खड़ी हो जाएं पाकिस्तान की गवर्नमेंट शहबाज शरीफ के सामने, बोले कि हम लोग टैक्स पे नहीं करेंगे, अगर तुमने हमारे साथ ज्यादा होशियारी की हम लोग सारी ब्रांचेस बंद कर देंगे, तो खत्म हो गई ना बात, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी फिर। ये बात बताएं उसको। तो ये सारी आपके पास ड्रॉबैक्स, कोई मसले वाली बात है? अच्छा जी। फिर कहता है, यहाँ पे आए, explain the relationship between pollution created by industrial production and economic efficiency, और पार्ट भी बोलता है use diagrams, discuss whether the policies employed by government to reduce allocative inefficiency are always effective। अब देखिए यहाँ पे वो inefficiency की बात कर रहा है, यानी कि एक्सटर्नल कॉस्ट डीमेरिट गुड की बात कर रहा है। तो पागलों की तरह जो लकीर के फकीर बन के लिखते मत बैठ जाना, वो दो सिर्फ एक चीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आए जरा क्वेश्चन नंबर टू का ए। टू का ए आपसे कहता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पोल्यूशन क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो भाई पहले तो आप बताओ कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती क्या है, प्रोडक्टिव और एलोकेटिव एफिशिएंसी, उसको एक्सप्लेन करो। लेकिन क्योंकि वो इनएफिशिएंसी की बात कर रहा है तो आपको एलोकेटिव इनएफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नैलिटी पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आप पोल्यूशन को लिंक करेंगे कि यार पोल्यूशन किस तरीके से हमारे पास होगी, डीमेरिट को आप लिंक कर रहे होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे एमएसबी और एमएससी वाली डायग्राम बनाओगे, जिसके अंदर आपका एमएससी ज्यादा होता है और आपका एमएसबी कम होता है। ये वाली डायग्राम यहाँ पे देखो, ये आपका एमएसबी आ गया, ये आपका एमएससी आ गया, सही है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी, और ये आपका आ गया मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट एमपीसी। आपने ये वाले डायग्राम बनानी है, तो आप इस इक्विलिब्रियम पे लाई करते हो जहां पे आपके पास प्राइसेस कंपैरेटिवली कम होती है और क्वांटिटी आपके पास ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपने ये वाले डायग्राम उसको बना के दिखानी है, उसको एक्सप्लेन करना है। अब बोलता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पोल्यूशन क्रिएटेड एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो अब आप उसको बताओ ना कि यार जब हमारे पास पोल्यूशन होगा तो उसका मतलब तो यही है कि आप एलोकेटिवली इनएफिशिएंट हो, तो नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया कि अगर हमारे पास पोल्यूशन बढ़ेगी तो हमारा जो क्या कहते हैं एफिशिएंसी है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी। इसको एक्सप्लेन करो, समझे। टू का बी आपसे क्या कहता है, टू का बी कहता था कि यूजिंग डायग्राम डिस्कस द पॉलिसीज एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द इनएफिशिएंसी आर ऑलवेज इफेक्टिव। तो अब आप यहाँ पे आओ भाई, आपके पास इतनी सारी पॉलिसीज मैंने आपको बताई हुई हैं। आपको मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, आप उसकी बात कर सकते हो। आपको मैंने बैन्स के बारे में बताया हुआ है, आप बैन की बात यहाँ पे कर सकते हो। आपको मैंने जी एडवर्टाइजिंग के बारे में बताया हुआ है, एडवर्टाइजिंग की बात करो। आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे फाइन्स लगा दो। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि यार क्वांटिटी को एक लिमिटेड कोटा दे दो हर बंदे को, कि आप इतनी कम से कम लिमिट बनाएंगे, पोल्यूशन परमिट दे दो, ये सारी बातें वहां पे आपने इनकी डायग्राम्स बनाई, इनको सबको लिंक किया। इन दी एंड कंक्लूजन जो आपके पास जाता है वो आपकी मर्जी है, जिसकी तरफ भी आप जाना चाहो। थ्री कहता है डिस्कस, डिस्कस थ्री का बी पढ़ रहा हूं मैं, डिस्कस वेदर मर्जर्स बिटवीन फर्म्स ऑलवेज ऑपरेट अगेंस्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। सर सब मार्केट फेलियर की पॉलिसी लिखना है, राइट? हाँ सब लिख दो, तीन लिखो, एटलीस्ट तीन लिखो। क्वेश्चन नंबर थ्री का भी बोलता है डिस्कस वेदर मर्जर्स बिटवीन फर्म्स ऑलवेज ऑपरेट अगेंस्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। ठीक है जी, देख लेते हैं पार्ट ए के ऊपर है। पार्ट ए कहता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इन डिटरमिनिंग द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। बोलता है कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का किस तरीके से लिंक चल रहा होता है जब हम लोग प्रॉफिट की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखें, क्वेश्चन नंबर थ्री है, बोलता है कि यार हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट का लिंक बताओ इन ऑर्डर टू डिटरमिन प्रॉफिट। सबसे पहले तो आपने इनको डिफाइन करना है, मार्जिनल कॉस्ट और डिफाइन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, फिर आप डिफाइन करेंगे प्रॉफिट के, भाई प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है वो इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग
एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू अर्न बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट वाली। तो पहले हल्का सा परफेक्ट कंपटीशन का इंट्रोडक्शन देना, और फिर उसके बाद जो है ना उसको बताना शुरू करना कि आपके पास किस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग यहाँ पे हो रहा होता है और किस तरह प्रॉफिट का एरिया आपके पास शो हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप उसको लिंक करेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के साथ। तो शॉर्ट रन के अंदर आप बना देंगे मिरर पिक्चर, और लॉन्ग रन के अंदर आप उसको लिंक करो कि यार हमारे पास फर्दर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रही होती हैं, हमारी एफओपीज वेरिएबल होती हैं, तो हमारे पास इस तरीके से कॉस्ट ओवरऑल कम होती रहती है, हमारा रेवेन्यू बढ़ता रहता है क्योंकि हम लोग एक लार्ज बिजनेस की तरफ जा रहे होते हैं, इसके बारे में बातें बताओ। तो इस तरीके से आपके पास लिंक हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस whether mergers between firms always operate against consumer interest। बोलता है कि यार एक बात बताना जरा कि जो हमारे पास मर्जर्स हो रही होती हैं कंपनीज के बीच में, क्या ये हमेशा उसके अगेंस्ट जाती है कंज्यूमर के? क्या ये हमेशा कंज्यूमर के अगेंस्ट जाती है? तो यहाँ पे आओ। तो पहले तो आप बोलेंगे कि पॉजिटिव पॉइंट, बेहतर तरीका क्या है कि पहले पॉजिटिव बताओ फिर नेगेटिव बताओ। एसी बोला है वाई मेकिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, बेटा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कहाँ से निकलता है? ऐसे बनती है ना आपकी डायग्राम। ये आ गया मिस्टर डार्क, एमआर, सही है। ओहो, ठीक है, एमआर एआर वगैरह आ गया। ये आ गया आपका एमसी। तो आप उसको यहाँ से लिंक करके बताओ कि देखो ना यहाँ पे लॉस हो रहा है, सॉरी यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया हो रहा है, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पे लॉस हो रहा है, लिंक करके बताओ उसको। अच्छा, पहले पॉजिटिव पॉइंट बताएंगे आप कि यार देखो जो लार्ज फर्म होती है, अगर दो फर्म्स आपस में मर्ज कर जाती हैं तो उससे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हो रही है, पॉजिटिव पॉइंट्स आपने क्या क्या यहाँ पे लिखने हैं कि आपके पास इनोवेशन आती है, आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की डायग्राम बना के यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दो। ज्यादा डिटेल में नहीं करना, बस जितना थोड़ा बहुत हो सके उतना कर देना। अच्छा, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, इसको लिंक करो, ठीक है। आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, आपके पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है कंज्यूमर्स के लिए, क्या कुछ लोगों को सस्ते में माल मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, रिलायबिलिटी आपकी इंप्रूव हो जाती है। ये पूरा आपने बता दिया बेनिफिट्स। हाउ एवर, मोनोपोली अगर वो बन गई तो वो क्या करेगी? फिर एक्सप्लॉइट करेगी कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करेगी मोनोपोली बन के। उसके बाद आप यहाँ पे लिंक कर दे, एक प्रॉफिट मैक्स वाली डायग्राम बना दो, उसके साथ लिंक कर दो प्रॉफिट मैक्स डायग्राम। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे बोल सकते हैं प्राइस लेवल बढ़ेगी, आपके पास क्या पता चॉइसेस कम हो जाएं, आपके पास चॉइसेस कम हो जाएं। आप जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर सकते हो कि यार बहुत लोगों को क्या पता बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा हो ये बंदा। तो ये आपके पास प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, सही है। तो ये चीजें आपने यहाँ पे बतानी होंगी और आपने इसको यहाँ पे लिंक करना होगा। इन दी एंड क्या आएगा भैया? आपकी मर्जी है, अगर आप बेनिफिट में जा रहे हो तो बेनिफिट को लिख दो कि हाँ यार ये अच्छी होती हैं, ओवरऑल इतना नुकसान नहीं देती कंज्यूमर्स को। अगेंस्ट में जा रहे हो तो अगेंस्ट में लिख दो। या आप ये भी लिख सकते हो कि यार ये बेहतर है, अच्छी है, अगर मोनोपोली अगर जैसे फर्म्स मर्ज हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल डंडा करवाना चाहिए ताकि वो एक ज्यादा ना एक्सप्लॉइट ना करे कंज्यूमर्स को और एक लिमिट पे रहे। समझ में आ गई ये बात? कार्टेल इज काइंड ऑफ एन इंटीग्रेशन। कार्टेल एक काइंड होती है इंटीग्रेशन की, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? मिल जाना। इंटीग्रेशन का यही मतलब होता है ना, मिल जाना या टेक ओवर कर देना। तो कार्टेल में भी तो आप मिलते हो ना, लेकिन एक तरीके से कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म इंटीग्रेशन, उसको आप इतना यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बोलता है कि जी एनालाइज द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लेन विच कॉज वुड बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर योर कंट्री। बोलता है कि मुझे रीजन बताएं कि आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है और आपके लिए कौन सी मोस्ट सिग्निफिकेंट है। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये एएस में जा चुका है। A2 से इसको निकाल दिया गया है, ये एएस में जा चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाई भी है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बोलता है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताएं और आपके लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सी है। आपको मैंने बहुत सी कॉजेज बताई थी, आपने एटलीस्ट 4 बता देनी है। सबसे पहले आप बताओगे स्ट्रक्चरल,
फ्रिक्शनल, सीजनल, ठीक है, रीजनल, सही है, साइक्लिकल। तो ये चीजें आपने उसको बता दी, कोई सी भी चार बता दो बहुत हैं। फिर आप बताओगे अपनी कंट्री के हिसाब से कौन सी ज्यादा है। मैं तो बोलूंगा हमारी कंट्री के हिसाब से सबसे जो खतरनाक है वो यही है, साइक्लिकल। क्योंकि वजह ये है, इसको बोलते हैं डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। डिमांड डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि लोग सामान नहीं परचेज कर ले, लोग स्पेंडिंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। आपके मुल्क में जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो लोग फिर प्रोडक्शन नहीं करते, जिसकी वजह से डिमांड फॉर लेबर कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये है। आप लोग स्ट्रक्चरल लिखना चाहो, सीजनल लिखना चाहो, आपकी मर्जी है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। अच्छा जी, 5B क्या कहता है? डिस्कस whether सप्लाई साइड पॉलिसीज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आओ आप, यहाँ पे आप सप्लाई साइड पॉलिसी का लिंक लेके चलेंगे 5B के अंदर। आप जब सप्लाई साइड पॉलिसीज की बात करेंगे तो आप यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशन की, आप यहाँ पे बात करेंगे ट्रेनिंग की, ठीक है। आप यहाँ पे बात कर रहे होंगे जी इंफॉर्मेशन की, सब्सिडीज दे दो, टेक्नोलॉजी ले आओ, सब्सिडी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। ये सारी बातें आपने बता दी, इसकी डायग्राम्स भी आपने साथ में बना के एक्सप्लेन कर दी। फिर आप बोलेंगे कि यार जरूरी नहीं है, देर आर डिफरेंट पॉलिसीज एज वेल, देर आर ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज विच गवर्नमेंट शुड कंसिडर या कैन कंसिडर। वो कौन कौन सी है? फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिजिकल एंड मॉनेटरी को मैं ये नहीं कह रहा कि दो अलग अलग डायग्राम बनाओ, एक ही डायग्राम बनाओ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज वाली, और उसको लिंक करके बताओ, देखिए यार मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है और ये। कंक्लूजन में मैं बोलूंगा कि यार देखो, कंक्लूजन में मैं बोलूंगा मेरे भाई, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, कि आपके मुल्क में ज्यादा किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। अगर तो आपके मुल्क के अंदर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, यानी कि अगर स्ट्रक्चरल में बोलूं प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर चला गया या टर्शियरी सेक्टर चला गया, तो मैं किसान को तो बैंक का मैनेजर नहीं बनाऊंगा ना। उस पॉइंट पे कौन बेनिफिशियल होगा? सप्लाई साइड। लेकिन अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, उस पॉइंट पे कौन बेनिफिशियल होगा? फिस्कल एंड मॉनेटरी। तो अब जैसे सीजनल है, सीजनल के अंदर तो मैं दोनों से कुछ नहीं उखाड़ सकता, मौसम ही खराब है ना, मैं किसको यूज करके एम्प्लॉयमेंट बढ़ाऊं? समझे बात को। फ्रिक्शनल है, फ्रिक्शनल के अंदर हमारे पास कौन जरूरी होगा? दोनों जरूरी होंगे। तो आप बोलेंगे डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी इज फेसिंग, उस हिसाब से हम लोग जो है पॉलिसीज लगाएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे सप्लाई साइड इज द बेस्ट पॉलिसी टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बट वी विल जज बाय लुकिंग एट द इकोनॉमिक कंडीशन। समझ में आ गई ये बात? क्वेश्चन नंबर 7। 7 आपसे कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज वाइडली यूज एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और पार्ट बी बोलता है डिस्कस व्हाई अल्टरनेटिव टू जीडीपी आर इंक्रीजिंगली यूज्ड टू मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखिए पार्ट ए में वो कहता है कि व्हाई जीडीपी इज यूज्ड टू मेजर अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए मैं पर्सनली कभी भी ये क्वेश्चन रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग एग्जाम में करो, होशियार मत बनना, मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा। अब फिर भी इसको सुन लें कि जीडीपी जो होता है वो बेस्ट मेथड है, व्हाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज वाइडली यूज्ड। तो बेटा आपने पहले इसको जीडीपी को पूरा एक्सप्लेन करना है। आपने जीडीपी के बारे में बताया, क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, आपने जीडीपी के बारे में बताया। आपने बताया कि ये मेजर कैसे होता है, उसको आपने बताया। आपने बताया कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, ये बताया। आपने रियल जीडीपी के बारे में बताया। आपने नॉमिनल जीडीपी के बारे में बताया। आपने एक एग्जाम्पल से नॉमिनल को रियल के अंदर कन्वर्ट करके दिखा दिया, आपने ये सारी चीजें बता दी। आपने बोला कि जीडीपी आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की इंडिकेशन देता है, जितना अच्छा जीडीपी पर कैपिटा होगा उतना आपका मुल्क प्रॉस्पर करेगा, जितना ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा होगा उतना ज्यादा आपका मुल्क अच्छा होगा। तो ये बात आपने उसको बता दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसके सारे के सारे सिर्फ बेनिफिट्स ही लिखने, ड्रॉबैक्स नहीं लिखने। पार्ट बी क्या कहता है कि यार जीडीपी के कोई ऑल्टरनेटिव मेजर्स हैं टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल है जी, बहुत सारे मेजर्स हैं। आप जीपी का टॉपिक हमारे नोट्स में कहाँ है बेटा? है जीडीपी का टॉपिक, आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, आप क्रैश में हो ना, पढ़ाऊंगा। सुनो, आपने जीडीपी की बात की, मतलब आपने बता दिया, ठीक है। अब आप यहाँ, आपके पास और कौन कौन से मेजर्स आते हैं? आपके पास एचडीआई आता है, आपके पास एमईडब्ल्यू आता है,
आपके पास पॉवर्टी रेट इंडेक्स आता है, पॉवर्टी इंडेक्स वाला मेजर आता है, आप उसकी बात करोगे, ठीक है। आपने एमईडब्ल्यू के बेनिफिट्स बताए, आपने पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बता दिया, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि यार हमारे पास और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीएनपी के बारे में बात कर लो, और भी हमारे पास बहुत से मेथड्स है जिस तरह जो जीडीपी वगैरह के अंदर नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल क्राइम रेट नहीं आता, हमें क्राइम रेट से पता चलेगा कि हमारा मुल्क कितना अच्छा है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की आप लोग बात करेंगे कि उससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना अच्छा कंडीशंस अपने पास चल रही हैं, ठीक है। सुसाइड रेट, डेथ रेट, ये सारा उसी के अंदर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। आपने ऑल्टरनेटिव मेजर्स देखने होंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब कंक्लूजन, आप बोलेंगे कि यार सिर्फ एक मेजर को बेस्ट कहना ये ज्यादती होगी, क्योंकि हमारे पास कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, तो हमें दोनों को साथ लेके चलना है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। तो जब मैं दोनों को साथ लेके चलूंगा तो मुझे मोर देन वन मेथड यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दैट माई इकोनॉमी इज प्रॉस्परिंग या फिर वो नीचे की तरफ आ रही। समझ में आ गई ये बात? तो बेटा ये आपका पेपर था, नवंबर, कौन सा, नवंबर 20, आई गेस। जी, नवंबर 20 हमारा पेपर, ठीक है। चलें जी, क्लास ऑफ करें, अल्लाह हाफिज।